चलिए, तो ये हमारी क्लास है केजीएमयू का, यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की ये क्लास है। और बात कर रहे हैं हम लोग यूनिट नंबर 7 में। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे यूनिट नंबर 7 मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये रहा यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये टॉपिक हो गया समाप्त। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका टॉपिक, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी और इसकी क्लास आप लोगों की चलेगी। सोशल वर्क विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ये हमने टॉपिक लिया है, इसको हमने स्किप किया है यहाँ पे। ठीक है, हमने ये टॉपिक लिया है, ये टॉपिक कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ रहा हूँ, ये भी कराऊंगा। सोशल वर्क विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी लेंगे आज। फिर इसके बाद एस्पेक्ट अप्लाइड सोशल वर्क इन हॉस्पिटल, यानी कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ेंगे और हॉस्पिटल में कैसे काम किए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसी यूनिट में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे और उसके बाद सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल वर्क प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ के रणनीतियाँ कौन कौन सी है, सेटिंग कौन कौन सी है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला जुला के 5 क्लास आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी और 5 में आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में आप लोगों ने देख लिया। और अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट में भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से भी सवाल बनते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये पॉइंट मेंशन किया गया है, डिसेबिलिटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चाहे वो पीएचडी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सोशल वर्क का, ठीक है, यूजीसी नेट का क्यों ना एग्ज़ाम हो, DSSB का क्यों ना एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है वन डे एग्ज़ाम, तो आरपीडब्ल्यूडी से एक सवाल जरूर पूछा जाता है ना, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब रही बात आपका मेडिकल लाइन, तो सिंपल सी बात है कि अगर मेडिकल लाइन है तो उसमें जरूर पूछा जाएगा ये सवाल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, है ना। पता है ये पीडब्ल्यूडी जानते हैं आप लोग? पीडब्ल्यूडी बताइए कितने लोगों को पता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जानते हैं आप? नहीं पता है तो बताइए, मैं आगे लेके चलूं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था, ये समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी का पार्ट था। और ये एक अधिनियम था सन 1995 का। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं, है ना, PWD 1995। और अगर आपसे पूछेगा इसका पूरा नाम ना, तो आपके ऑप्शन में ये शब्द जरूर लिखा मिलेगा, समान अवसर अधिकारों की या अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ये शब्द ऑप्शन में मिलेगा अगर आपसे पूछेगा पूरा नाम तब। तो ये एक्ट 1995 में आया और संसद ने इसे 12 दिसंबर 1995 को पारित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये 7 फरवरी 1996 को 1996 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। अब पेपर में आपके सवाल पूछेगा लागू और पारित को लेकर, तो कीवर्ड है सर पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है सर? पीडब्ल्यूडी का सर फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है, इसका। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस अधिनियम को पूर्ण नाम क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में लगाइए समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ये लगाइए। ठीक है, इसका पूर्ण नाम के रूप में इस तरीके से उसको जाना जाता है। अब सुन, लागू और पारित के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था दिव्यांग लोगों को, है ना, दिव्यांग लोगों को समान अवसर देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लीज म्यूट रहेंगे, कोई बच्चा म्यूट है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है
तो दिव्यांग लोगों को समान अवसर देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता भी है। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए ना यहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, आरक्षण के बारे में भी बात हो रही थी। अब ये एक्ट बेसिकली दूसरा स्थान ले लिया, दूसरा एक्ट इसी जगह पे आ गया है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ। ये बाधा मुक्त वातावरण को तैयार करना, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट लाना, है ना। दिव्यांग बच्चों को या दिव्यांग लोगों को पुनर्वासित करना, रिहेबिटेट करना। ठीक है, दिव्यांग लोगों को साथ ही साथ बेरोजगारी जो भत्ता होता है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, गंभीर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो 80%, देखो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक 40% डिसेबिलिटी रखी जाती है और एक 80% डिसेबिलिटी रखी जाती है। जो 80% डिसेबल वाले व्यक्ति होते हैं उसको गंभीर कहा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, गंभीर दिव्यांग है ये। ठीक है, और ये तो डिसेबिलिटी का पार्ट है ही है, ये दिव्यांगता बेसिकली माना गया है उसके एक्ट में या उसके अधिनियम के तहत में कि 40% दिव्यांगता होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, और 80 वाला बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गंभीर दिव्यांग वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बेसिकली घर भी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी आवास भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और इनकी परीक्षा प्रणाली में भी सुधार, स्क्राइबर एक मिलता है, आपने नाम सुना है स्क्राइबर, जो डिसेबल बच्चे होंगे आपने सुना होगा, तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना उन लोगों के लिए स्क्राइबर भी दिया जाता है ना, स्क्राइबर भी उनको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि, और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दी जाती है। ये सारी बातें आप लोगों को पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत भी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 40% दिव्यांगता का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो जिस बीमारी या जिस डिसेबिलिटी के फील्ड में हो, चाहे वो श्रवण में हो, चाहे वो बौद्धिक अक्षमता में हो, चाहे वो मानसिक बीमारी में हो, चाहे किसी भी प्रकार में हो, 21 टाइप की डिसेबिलिटी के अंतर्गत अगर वो आ रहा है और 40% है या उससे अधिक है तो वो डिसेबल माना जाएगा, और 40% से नीचे होगा तो वो डिसेबल नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके अंदर भी कई कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये कई कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। तो फिलहाल अब इसी का स्थान ले लिया, ये पीडब्ल्यूडी के बारे में था, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, मैंने बताया, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इन केस अगर बन जाए तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी का स्थान ले लिया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अब परीक्षा में आ जाता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम बताइए, तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसको कहा जाता है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से इसको जाना जाता है ना। अब यहाँ नीचे देखिए, यह अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी अधिनियम यानी एक्ट 1995 की जगह आया है और उसका नाम रखा गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अब इसमें ना आपसे आर का मतलब पूछ लेता है कि आर का मतलब बताइए, तो आर का मतलब हो जाएगा राइट, यदि पी का मतलब पूछेगा तो पर्सन्स, डब्ल्यू का मतलब पूछेगा तो विथ, डी का मतलब पूछेगा तो डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये आरपीडब्ल्यूडी ऐसे लिखा रहेगा और उसमें आर का मतलब, पी का मतलब, डी का मतलब पूछ सकता है, और परीक्षा में पूछा भी है, यूजीसी नेट सोशल वर्क के पेपर में आया भी है। ठीक है, तो वर्ष 21 साल बाद, यानी 21 वर्ष बाद दिव्यांगता के लिए एक नया और बेहतर कानून आया और उसका नाम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। यही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बेसिकली लाया गया है। परीक्षा में सवाल बनता है कि किसके थ्रू लाया गया है ना, परीक्षा में ये सवाल बनाया गया है और पूछा भी गया है कि किसके थ्रू लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बेसिकली इसको लाया गया है, यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय वगैरह मत लगा दीजिएगा क्योंकि वो भी पार्ट इसके अंतर्गत शामिल है। ये बेसिकली जैसे अनुसूचित जाति, जो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जो अनुसूचित जाति के हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग करता है या उन दुरुपयोग से वो शिकार हुआ है, ठीक है, तो उनके कल्याण को लेकर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का दायित्व को जो सौंपता है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे
कि किस तरीके से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वंचित लोगों के लिए या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या जो दिव्यांग लोग हैं या जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उनके कल्याण की ये बात करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका देखो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बेसिकली है कहाँ, ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। दीनदयाल एक अंत्योदय भवन है, वहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पे है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है नई दिल्ली में है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली अगर आप आए तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर घूमने के लिए एक बार जरूर जाएं यहाँ पर, है ना, अच्छा बना भी है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इसके बारे में आप इतनी बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर सर सर हेलो सर, ये जैसे इसमें डाटा सर हमारे टैब में खत्म हो रहा है सर, वाईफाई है सर, तो इसे कंप्यूटर से सर कनेक्ट है, तो सर ये कंप्यूटर में नहीं सर खुल रहा है लिंक सर। क्यों नहीं, कंप्यूटर से मैं क्लास ले रहा हूँ, खुलेगा। आप लिंक को डाल दीजिए, जो लिंक है वही ब्लू कलर का लिंक है ना, उसको कॉपी टू पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, करके पेस्ट कर लीजिए, खुल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2007 में हुआ क्या, इस ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। वर्ष 2007 में भारत में अगर हम बात करते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उसका नाम था UNCRPD। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं चाहूंगा कि इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नाम आप लोगों से पूछ सकता है, UNCRPD का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको बोला जाता है। पूरा नाम यहाँ पे लिखा भी है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका पूरा नाम है इन 2007, ठीक है। तो 2007 में बेसिकली हुआ एक सम्मेलन हुआ था, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में था वो सम्मेलन, जहां बताया गया कि सम्मेलन हुआ कहाँ था। तो आप ये बता सकते हैं कि UNCRPD के हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। लोगों को लगा कि भाई जो PWD है उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए और थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ा दी जाए। तो उसी के तहत 2016 में PWD एक्ट की जगह RPWD एक्ट जो है लेकर आया गया या यहाँ पर लाया गया। तो इन संदर्भ में आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो UNCRPD का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। 30 मार्च 2007 को ये कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के बाद जो है बेसिकली इस एक्ट को वहाँ पे लाया गया था, या ये इस एक्ट के बारे में फिर बातचीत हुई। ये बात थी 2007 की। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दायित्व को पूरा करता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है बेसिकली दिव्यांग व्यक्तियों के जो दायित्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको ये बेसिकली फुलफिल करता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि UNCRPD का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी ने PWD की जगह RPWD एक्ट लाया है, और चलाया किसके थ्रू जा रहा है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के थ्रू इसको जो है देख रेख के रूप में या इसको चलाने के रूप में आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद देखेंगे तो RPWD एक्ट का ड्राफ्टिंग बिल 2007 में हस्ताक्षर हुआ। 2011 में अगर हम लोग बात करते हैं 4 साल बाद, तो इसका एक ड्राफ्ट बिल पास हुआ या एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया था RPWD का, और 2011 में ये आपको ध्यान रखना है, ड्राफ्टिंग बिल को लेकर अगर सवाल बनता है तब। 8वें पॉइंट पे देखेंगे तो 7 फरवरी 2014 को बात करते हैं, 7 फरवरी 2014 को, ठीक है, RPWD विधेयक संसद में पेश किया गया। पेश कब हुआ विधेयक संसद में, तो ये पेपर में सवाल बने तो 7 फरवरी 2014 बताइएगा। और राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों, यहाँ पे देखो विकलांग लिखा है, मैं हर जगह दिव्यांग बोला, 2014 में मोदी महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदल दिया था, ठीक है, विकलांग की जगह दिव्यांग कर दिया था। परीक्षा में ये भी सवाल आ चुका है, किसने नाम बदला था, तो मोदी जी ने, तो विकलांग को दिव्यांग उन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार जो है विधेयक को इन्होंने क्या किया, पारित किया। किसमें, तो राज्यसभा में, राज्यसभा में। लेकिन 2 दिन बाद 16 दिसंबर 2016 की बात आती है, तो लोकसभा में
इसमें जो है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के नाम पर विधेयक जो है पारित किया। तो अगर राज्यसभा में पूछेगा तो आप सभी लोग लगाइएगा 14 दिसंबर, और यदि आपसे लोकसभा पूछेगा तो आप सभी लोग लगाइएगा 16 दिसंबर। देखिए 2007 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, यूएनसीआरपीडी के हस्ताक्षर किए गए, जो बेसिकली 1995 की जगह पे 2016 आया, ये रोल बना 2007 का। 2011 में क्या हुआ, ड्राफ्ट बिल बना। 2014 को क्या हुआ, 7 फरवरी को 2014 को क्या हुआ, ये बेसिकली विधेयक जो है संसद में पेश हुआ। फिर उसके बाद आपसे बनता है 14 दिसंबर 2016, यानी 2 साल बाद 14 दिसंबर 2016 को। तो आप क्या कहेंगे, ये राज्यसभा की बात थी। फिर उसके बाद 16 दिसंबर 2016 को पूछा जाता है, तब क्या कहोगे आप लोग, इसको लोकसभा के रूप में। देखिए डेट है 1 2 3 4 5 डेट है, पांचों के पांचों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए म्यूट हो जाइए, आवाज़ बहुत आ रही है बैकग्राउंड, है ना, म्यूट हो जाइए। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सहमति पर प्राप्त करने के बाद 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था इसको, ठीक है। तो 2007 में आप सबको पता होगा यूएनसीआरपीडी, 2011 में ड्राफ्टिंग की बात आ गई, 7 फरवरी 2014 की बात करते हैं तो संसद विधेयक में आ गया। फिर उसके बाद 14 दिसंबर 2016 की बात करते हैं तो ये राज्यसभा में आ गया। 16 दिसंबर 2016 की बात करते हैं तो ये लोकसभा में आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं 28 दिसंबर 2016 की बात, तो आप लोग कहेंगे कि ये बेसिकली राष्ट्रपति के सहमति के बाद ये जो है अधिसूचित हो गया, ठीक है। एक आप कह लीजिए कि लॉ बन गया 28 दिसंबर 2016 को, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो आप प्रोसेस देख लीजिए कितनी डेट आई रही है, 15 जून 2017 को ये बेसिकली लागू हुआ, लागू हुआ। यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप लोग कि 2007 भी इम्पोर्टेंट रहा, 2011 भी इम्पोर्टेंट रहा, 2014 भी इम्पोर्टेंट रहा, 2 डेट आपकी 2016 की है, एक डेट आपकी 28 दिसंबर की पड़ जाती है 2016 की, जहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति है। 2017 अगर हम 15 जून की बात करते हैं तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू करने के रूप में बताता है। स्पष्ट है, बता दीजिए, बताइए एक बार, क्या क्लियर है? ओके सर ये जो सबसे ऊपर पहले बताया सर, हाँ शुरू में सर 12 दिसंबर 1995 में पारित सर, वो सब पीडब्ल्यूडी था। वो पीडब्ल्यूडी था, ये आरपीडब्ल्यूडी है। जो मैं अभी आपको पीछे थोड़ा सा बेसिक बताया हूँ, ये वाला पार्ट 1995 में आया, 12 दिसंबर 1995 में पारित हुआ, फिर 7 फरवरी 2016 को ये लागू हुआ, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूडी है, इसका स्थान ले लिया ना, अच्छा हाँ इसका स्थान, अब ये अच्छा आरपीडब्ल्यू से, हाँ अब ये पीडब्ल्यूडी के नाम से नहीं जाना जाता है, अब इसके जगह इसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, ठीक है, इसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। अब ये आरपीडब्ल्यूडी ले लिया, इसमें जो देखोगे आप तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी शामिल किए गए हैं, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज जो है शामिल किया गया है। लेकिन वहीं भारत के एक संविधान का एक आर्टिकल है जो इसका नाम है 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है ये 253। तो इसी में बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है अधिनियमित किया गया था। संसद को भारत के पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने को शक्ति देता है, और इसी दृष्टिकोण में इसका नाम लिया भी गया है, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये पॉइंट यानी 13 पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे कुछ डिसेबिलिटीज, जैसे कि कुछ 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, हम अब उनके बारे में देखेंगे। प्लीज म्यूट रहिए, आपकी बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है सर, है ना, प्लीज म्यूट हो जाइए, है ना। अब 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू कहा गया है। अब देखो यहाँ एक ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटीज है, जैसे अगर हम बात करते हैं 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को लेकर, तो यहाँ पे क्या चर्चा की गई है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब एक एक करके हम लोग डिसेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दृष्टिहीनता दिया गया है,
क्या दिया गया है, दृष्टिहीनता दिया गया है। ब्लाइंडनेस इसको आप बोल सकते हो। साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो इस पार्ट को आप शामिल कर सकते हो किसके रूप में, दृष्टिहीनता के रूप में, है ना, ब्लाइंडनेस के बारे में, अंधापन के रूप में आप इसको जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं अंधापन क्या है, ब्लाइंडनेस क्या है, बताइए। यदि पता है बताएं, वरना मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। यस सर, वो कुछ देख नहीं सकता है। सर बिल्कुल, दृष्टि दोष। वो पूर्ण रूप से अगर मैं आपसे कहूं, पूर्ण रूप से तो वो दृष्टि बाधित है, या उसके अंदर दृष्टि दोष पाया जा रहा है, या देखने में उसको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो उस प्रकार से हम उसे बोल सकते हैं कि ये दृष्टिहीनता का पार्ट है। दृष्टिहीनता का अर्थ है देखने में असमर्थता, यानी देखने में वो असमर्थ या कमजोर है। दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता है। दूसरे शब्दों में आप कह लो कि दृष्टिहीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने दोनों आंखों से अंधेरे और उजाले का फर्क ना कर पाता है या नहीं कर सकता है, तो उस परिस्थिति में आप इसका नाम बोल सकते हो कि ये व्यक्ति जो है दृष्टिबाधित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए। यही है आपका दृष्टि दोष। लेकिन यस जब एक बात अगर मैं आपसे और करता हूं, यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा एक प्रकार से मायोपिया के बारे में, क्योंकि आपके क्षेत्र से संबंधित है ये मायोपिया। एक मिनट, मायोपिया, मायोपिया को क्या कहा जाता है, मायोपिया को क्या बोला जाता है, मायोपिया को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि बोला जाता है। और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया, इसे क्या बोला जाता है, दूरदृष्टि। दृष्टि, दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग समझे रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए हो सकता है सवाल बना दे। देखिए, ये आमतौर पर एक प्रकार से दृष्टि से संबंधित समस्या है, दोनों की दोनों। ये दोनों स्थितियों तब होती हैं जब प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं होता है, रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं होता है। तो मायोपिया में जो नेत्र गोलक होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कार्निया बहुत घुमावदार होता है। अगर आप नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे नेत्र गोलक शब्द मिलेगा, एक कार्निया शब्द मिलेगा, ऐसे शब्द मिलते हैं आप लोगों को। तो उस प्रक्रिया में ये निकट दृष्टि दोष हमें देखने को मिलता है। जो दूर की दृष्टि होती है, अब देखो आप सोच रहे हो सर निकट दृष्टि दोष में पढ़ा रहे हैं और लिखवा क्या रहे हैं, दूर दृष्टि, दूर की दृष्टि क्या होती है, धुंधली होती है, धुंधली होती है। तो उस प्रक्रिया में इसको मायोपिया का नाम दिया गया। हालांकि नाम है इसका निकट दृष्टि, लेकिन दूर की वस्तु आप देखने में क्या कर रहे हैं, धुंधली आपको दिखाई दे रही है, तो वो क्या कहलाता है, मायोपिया। मायोपिया को आमतौर पे जिन लोगों में जो चश्मे वगैरह लगाते होंगे, अगर उनकी दूर की दृष्टि जो है बहुत वीक है या धुंधली दिखाई दे रही है, तो उसके लिए वो चश्मा बनवाते हैं और उसमें एक लेंस लगता है, उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है, अवतल लेंस। लेकिन एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये नेत्र गोलक बहुत छोटा होता है, यहां तो लंबा था नेत्र गोलक, ठीक है, यहां पर क्या होगा, छोटा होगा नेत्र गोलक। कार्निया सपाट होगी, वहां पे कार्निया क्या थी, घुमावदार थी, कार्निया क्या थी, घुमावदार थी यहां पर। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, सपाट बनेगा। यहां जो निकट की दृष्टि होगी, निकट की दृष्टि जो होगी वो क्या होगी, धुंधली हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। और इसमें किन चश्मा का प्रयोग किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में किस चश्मे का या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके का पाठ थोड़ा सा दृष्टिबाधित संबंध में अगर प्रश्न बनता है तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिल सकता है
कि भाई बताइए मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा परीक्षा में बना सकता है सवाल के रूप में। फिलहाल अब आगे हम बढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत दूसरा एक आता है निम्न दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि दोष, जिसे आप लो विजन का नाम देते हैं। अच्छा पार्ट ये भी रहा है, इसमें देखो इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अल्प दृष्टि का मतलब यही होता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत जो है दिखाई देता है, इसलिए उसको अल्प दृष्टि दोष का नाम दिया गया है। देखिए यहां पर एक बात बताता हूं मैं, अधिकतम संभव सुधार के बाद भी बेहतर आंख से देख पाने की जो क्षमता होती है वो 6/18, 20/60। तो आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या? ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? क्या ये मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हेलो? जी सर, जी बार सर। बार हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है, बार बार हो रही है सर ब्रेक। बार बार ब्रेक हो रही है सर। ओके एक मिनट। हम बात कर रहे हैं कि अल्प दृष्टि दोष, और नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कम दृष्टि से जुड़ी हुई एक अस्थायी समस्या है ना। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में कठिनाइयां होती हैं, तो उसको हम लोग लो विजन का नाम देते हैं। ठीक है, अल्प दृष्टि वाले लोगों को पढ़ने में, कंप्यूटर चलाने में, फ़ोन चलाने में, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो टीवी देखने, चेहरे की पहचान या खाना पकाने में, दैनिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अल्प दृष्टि दोष, है ना। उसे हमें क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अल्प दृष्टि दोष बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? बताइएगा एक बार, ये बात समझ में आ गई? सर जी रिपीट सर। कीजिए एक बार। अरे भाई देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज़ होती है आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्प दृष्टि दोष, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्प दृष्टि दोष, है ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अल्प दृष्टि दोष में बताया जाता है कई युवाओं की दृष्टि में 20/20 एक बेहतर होता है। हम अभी आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। आपने सेनेले चार्ट देखा है? सेनेले चार्ट, कोई भी बच्चा सेनेले चार्ट देखा? जब आंख का परीक्षण होता है ना तो आपको एक शीशे में दिखाया जाता है, जी सर। ए जी सर, होता देखा है सर। है ना, बी होता है। उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है सेनेले चार्ट, उसको सेनेले चार्ट कहा जाता है, सेनेले चार्ट बोला जाता है। अब देखो इस बात को मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो सेनेले चार्ट होता है ये नेत्र चार्ट होता है जिसका उपयोग दृष्टि तीक्ष्णता के लिए किया जाता है ना, तीक्ष्णता के लिए किया जाता है। आपके सामने खूब बड़ा सा इस तरीके का चार्ट बना होता है, जब आप आईज वगैरह चेक करवाना तो आपको इस तरीके से सॉरी दिखाई देगा, है ना, कि या तो ई का एक सिंबल बनता है ना इस तरीके से, ठीक है, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। बड़े फिर उसके साथ छोटे छोटे सर। हाँ, फिर जितने नीचे आओगे उतना छोटे छोटे जो है पार्ट में इसको देखा जाता है। इस चार्ट में 20 फीट की दूर खड़े रहते, मतलब इस चार्ट में जब भी आइडेंटिफाई होगी आपकी, जब भी आपकी जांच होगी तो उनकी जो बीच की दूरी होगी चेक करने की वो 20 फीट की दूरी होगी जहां आप बैठेंगे और इसको देखेंगे। चश्मा या कंडक्ट लेंस वहाँ पे लगाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, देखा जाता है कि आप कहाँ तक देख पा रहे हैं, उसी के आधार पे फिर आपकी जो है चश्मा जो है बनवाया जाता है, ऑप्टिकल आपको दिए जाते हैं। तो सामान वही जो दृष्टि होती है, यदि 20/20 अगर आप साफ क्लियर कर पा रहे हो, देख पा रहे हो शब्द को, तो उसको बोला गया कि सामान्य दृष्टिकोण है 20/20 का। सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से, सामान्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है जिसको सामान्य मतलब जो आंख से साफ दिखाई देता है, वो 20 फीट की दूरी से चार्ट की जो अक्षर लिखे होते हैं सबसे छोटी लाइन वो अगर पढ़ लेता है, सबसे छोटी लाइन अगर वो पढ़ लेता है तो वहां पर वो व्यक्ति सामान्य होता है। यदि आप केवल वही लाइन पढ़ सकते हैं और उससे सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर पढ़ सकता है तो उस कंडीशन में हम उसे सामान्य देंगे, और अगर नहीं पढ़ पाया तो वह असामान्य का पार्ट बन जाएगा।
वो असामान्य, अगर पढ़ लिया 20 का तो वो सामान्य का पार्ट बनेगा। तो अब यही सेनेले चार्ट, एक नाम था हरमन, क्या नाम था उसका, हरमन सेलेने, हरमन सेलेने, इन्हीं ने ही सन 1862 में इस चार्ट को दिया था, 1962 में, है ना। अब ये नेत्र रोग के विशेषज्ञ थे, डच में नेत्र रोग के ये विशेषज्ञ थे, और इन्होंने ये चार्ट बेसिकली दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इन केस सवाल पूछा जाए कि भाई कब बना, तो इस प्रक्रिया में आप जो है नाम दे सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। पार्ट होता है, जैसे अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताकि ये जो शब्द है इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। जैसे देखिए, एक अगर मैं कहता हूँ ई है ये, फिर उसके बाद एफ और पी है, समझिएगा, फिर मान लीजिए टी और जेड, टी ओ जेड है ना, एल पी ई, थोड़ा थोड़ा सा इसे छोटा छोटा बनता चला जाएगा, ठीक है, पी ई, ठीक है, सी एफ डी है, ठीक है, फिर उसके बाद ई डी एफ सी जेड पी है। अब यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल का पार्ट होता है, ये आपका 20/30 है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल का पार्ट माना जाता है। अब यहाँ से देखिए 20/200 का है, 20 यानी 20/200। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे देखो, ये जो 200 लिखा हुआ है ये पार्ट ने 10/200, 3/60, 20/60, 6/18, ये नंबर्स इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं और नंबर सनेले चार्ट में दिए गए हैं। आप जाना ध्यान से देखना उसमें, यहाँ पे 20/100 हो जाएगा आपका, किस पर है आपका 20/70 हो जाएगा ये आपका, फिर उसके बाद 20/50 हो जाएगा आपका, फिर ये आपका 20/50 के बाद 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, उसके नीचे आएंगे तो 20/20 मिलेगा। अब 20/20 मिलेगा, थोड़ा सा इससे बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है और ये 20/20 हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ तक आपका सामान्य होता है। अब इसके नीचे जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, दिए होते हैं, वो नहीं बच्चे देख पाते हैं, लोग नहीं देख पाते हैं, तो उस परिस्थिति में इसको जो है यहीं से हम लोग चश्मा लगाना शुरू होता है और यही आइडेंटिफाई की जाती है। इस तरीके का जो है सनेले चार्ट हमें देखने को मिलता है, कभी जाना देख लेना, ठीक है। तो ये पार्ट होता है इसके अंतर्गत। तो एक अल्प दृष्टि बाधित भी देखने को हमें मिलता है इसी के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं, और एक इसके अंतर्गत कुष्ठ निवारण रोग, ठीक है। कुष्ठ निवारण रोग सुना है आप लोगों ने? जी सर। क्या होता है कुष्ठ जी सर, जी सर, मैं तो उसी में सर काम भी करता हूँ सर। अच्छा सर, आप काम भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेप्रोसी डिपार्टमेंट कुष्ठ में। निवारण रोग क्या होता है, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करेंगे कि कुष्ठ निवारण रोग क्या होता है सर? ये सर हैंसन रोग होता है सर, लेप्रोसी सर। इसमें सर त्वचा में चकत्ते आ जाता है सर, बिल्कुल, लेकिन इसे कभी कभी हाँ, तो हाथों में भी, आंखों में भी इफेक्ट डालता है सर। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है कि इस कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। जॉर्डन दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। जॉर्डन, परीक्षा में अगर मान लीजिए करंट अफेयर से पूछता है सवाल, तो जॉर्डन कंट्री के बारे में आप लोग यहाँ पे ज़रूर नाम याद रखेंगे। और ये कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए समय रहते इसका इलाज कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसे माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री का नाम जो है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नाम के एक जीवाणु होता है, वो जीवाणु पाया जाता है। परीक्षा में सवाल बना था कि कौन सा जीवाणु इसमें पाया जाता है, तो मैं चाहूँगा उसको नोट कर लीजिए आप लोग। माइक्रोबैक्टीरिया या बैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री जीवाणु पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये पेपर में अगर सवाल बन जाए कुष्ठ रोग के संदर्भ में तो आप बता सकते हैं। यह त्वचा तंत्रिका, आंख और श्वसन पथ को प्रभावित कर देता है, ये बेसिकली एक प्रकार से है ना। कुष्ठ रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक उम्र डिसाइड किया गया हो, किसी भी उम्र में देखने को मिल सकता है। कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके हाथ पैरों की जो संवेदनाएं होती हैं, हाथ पैर की, वो संवेदनाएं बेसिकली क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, संवेदनाएं नहीं रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में आप कह सकते हो
कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके चेहरे की जो नसें होती हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की जो दृष्टि हानि होती है या अंधापन होता है, ऐसे पार्ट में भी वो नाम हमें देखने को मिल सकते हैं कुष्ठ रोग के संदर्भ में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, सर मोदी जी ने तो सर 2016 में कुष्ठ दिव्यांगता पेंशन लागू की सर। हाँ देखो बिल्कुल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कुष्ठ रोगों के लिए चलाए गए हैं, है ना। कुष्ठ कुष्ठ दिव्यांगता पेंशन तो रोग हैं, 3000 पेंशन मिलती है सर हमको। हाँ, कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति हैं उनके लिए विभिन्न विकलांग। के जो है कार्यक्रम वगैरह चलाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप चाहो तो ध्यान में रखो, कार्यक्रम। ठीक है भाई, तो और देखो इसको समाप्त करने के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, इसको नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण एक कार्यक्रम चलाया गया था, केंद्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम था, जिसकी स्टार्ट हुआ था सन 1955 में। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, राष्ट्रीय कुष्ठ, ठीक है, रोग नियंत्रण एक कार्यक्रम रहा। 1955 में केंद्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में ये प्रारंभ हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि 1983 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। 1983 में क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन रखा गया। क्या रखा गया? राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन रखा गया। ठीक है, उन्मूलन रखा गया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कार्यक्रम रहा है और मैं चाहूँगा कि इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन कब हुआ था? बताया जाता है, आपको बता दूं कि वर्ष 2005 तक, है ना, 2000 में एक वैश्विक स्तर पर इस पे परीक्षण हुआ या उस पर जांच की गई और वर्ष 2005 तक भारत में कुष्ठ रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया, कुष्ठ रोग को भारत में। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे इसके दृष्टिकोण से। और यहाँ अभी भी 2021-22 में एक डेटा आया था, उस डेटा में ये पता चला था कि जो नए कुष्ठ रोग के जो मामले हैं बेसिकली वो थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं, घटे हैं, लगभग 75,394 के समथिंग आसपास इतनी जनसंख्या बताई गई है। ठीक है, अब जनसंख्या परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी है क्या? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, छुआछूत की बीमारी नहीं है, अनटचेबिलिटी का पार्ट नहीं है, अस्पृश्यता का। ठीक है, छुआछूत जैसी बीमारी नहीं है कुष्ठ रोग, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कुष्ठ रोग के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, तो देखिए श्रवण बाधित, बहरापन जिसको बोला जाता है, इसको अभी हम लोगों ने कल कोई बच्चा पूछा भी था, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लेकर सवाल। ठीक है, तो ये देखो श्रवण बाधिता का पार्ट है, इसको बहरापन कहा जाता है। और श्रवण बाधित होता क्या है? जैसे सुनने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, श्रवण दोष व्यक्ति में दूसरे की बात और वातावरण की जो अन्य ध्वनियाँ होती हैं उनको सुनने में उनको परेशानी होती है, तो उस दृष्टिकोण में ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो श्रवण बाधित श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो सुनने में अक्षम हो या ऊंचा सुनते हो, है ना। इस दिव्यांगता को दो अलग अलग भागों में बांटा गया, एक तो कहा गया बहरापन, दूसरा बोला गया ऊंचा सुनना, दूसरा बोला गया ऊंचा सुनने के दृष्टिकोण में। तो दो पार्टों में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब देखो यदि मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो एक बार परीक्षा में सवाल बना कि बहरेपन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है ना, बहरेपन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको डेसी बल से जो है डिनोट किया जाता है, इसको मापा जाता है। तो 60 से 70 डेसिबल की आवाज़ सामान्य होती है, परीक्षा में प्रश्न बनता भी है। 60 से 70 डीबी, डीबी लिखा इस तरीके से जाता है, ध्यान के, स्मॉल में डी होगा, बी कैपिटल लेटर में होगा, डीबी ऐसे लिखा जाएगा। तो डीबी डेसिबल की आवाज़ सामान्य बातचीत की आवाज़ के बराबर होता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, इसको बोला गया है डेसिबल। क्या बोला गया है इसको, बताइए? डेसिबल। डेसिबल, हाँ। तो ये बेसिकली ना एक पार्ट है, एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ ये पार्ट है। ठीक है, डेसिबल का पार्ट है। बाकी इसके अंदर भी देखो माइल्ड मॉडरेट का पार्ट हमें देखने को मिलता है डेसिबलों के अंदर भी, कि उसके कई पार्ट हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 10 डेसिबल, ठीक है, 10 से 30 मान लीजिए, या 10 फिर 30 फिर 50, ये जो डेसिबल्स वगैरह होते हैं ना, ये नंबर्स दिए गए हैं।
और ये सब असामान्यता का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्य नहीं होते ये लोग, असामान्य। सामान्य केवल 60 से 70 होता है। नीचे जितनी भी अंक रहेगी वो बेसिकली क्या कराएगी, प्रभावित वाले व्यक्ति कहलाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है। कान में चिल्लाना, ठीक है, कान में चिल्लाना वाली जो पार्ट अगर बन जाती है तो आप सोचिएगा मत कि यहाँ कम होगा तो वो बेसिकली 10 नंबर है तो इसका मतलब है कि वो सामान्य डेसिबल वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं। ठीक है, 60 वाला ही सामान्य डेसिबल का पार्ट। इसके कई नाम है, मैं नाम नोट करवा देता हूँ, एक दो जो परीक्षा में बन सकता है। एक तो आप सबको ध्यान रखना है कि 60 से 70 वाला जब आएगा तो उस परिस्थिति में इसको सामान्य कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, सामान्य बोला जाएगा। 60 से 70 प्रक्रिया में डेसिबल के रूप में 60 से 70। और अगर मैं बात करता हूँ 50 को लेकर, 50 dB की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये माइल्ड लेवल का होगा, माइल्ड लेवल का होगा। और 30 की बात करेंगे तो ये मॉडरेट लेवल का होगा। और 20 से नीचे की बात करेंगे तो ये सीवियर होगा। ये क्या होगा, सीवियर होगा। तो ये dB है, एक प्रकार से इस तरीके की चीज़ें यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को अगर टीवी देखना है तो आपके पास 70 dB का ऑडियो होना चाहिए टीवी देखने के लिए, इतनी आवाज़ होनी चाहिए। आप इतनी आवाज़ में अपने टीवी को देख सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछता है बच्चे अगर रोते हैं जो आपको सुनाई देता है वो कितने dB हो सकता है, तो वो 110 dB हो सकता है जब बच्चा रोता है जो आपके कान में आवाज़ जाती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होता है। ठीक है, स्कूल का डांस हो या बूम बॉक्स हो या डिस्को हो या क्लब हो या डीजे अगर बज रहा है तो 110 dB भी बताया जाता है। इतने मास ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए। पटाखे का 150 dB होना चाहिए। ठीक है, 50 का जो है पटाखे का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पटाखे का। आप लोगों ने जब क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे देखो शोर का dB निकालता है, कितनी आवाज़ थी, कितनी तेज़ आवाज़ थी, है ना। कभी 120 देख लेते हैं आप लोग, कभी है ना 120 या 150 देख लेते हैं, तो वो आवाज़ 150 के अंदर होनी चाहिए शोर। क्रिकेट फिगर नहीं आ रहा है सर। फिगर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही है। तो ये dB का पार्ट है ना, ये इसको dB कहा जाता है। हाँ सर, सही कर रहे हैं आप। ठीक है, धोनी खेलने आता है तो 130 हो जाता है। हाँ 150 नीचे रहना चाहिए, 150 ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में, आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसको चलन संबंधी विकार कहा जाता है। चलन संबंधी का नाम तो सुना ही होगा, मतलब चलने फिरने के संदर्भ में अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो हम कह सकते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी पार्ट है। कहने का भाव मेरा ये है आप लोगों से कि किसी व्यक्ति के पैरों या अंगों के काम ना करने की स्थिति में अगर होता है, हड्डी जोड़ मांसपेशी में कोई विकृति दिखती है तो वो दिव्यांगता के अंतर्गत, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब आपको मैं बता दूं, इसमें कई पार्ट होते हैं इस चलन संबंध में। चलन संबंध में अगर हम बात करते हैं तो आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा है, मांसपेशी दुर्व्यवहार कहा जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दुर्विकास, मांसपेशियों का सही से विकास ना हो पाना, तो हो सकता है चलन संबंधी विकार हो। सीपी का नाम सुना है, सेरेब्रल पॉलिसी। जी सर। विद्वान का नाम है, उसने सीपी की खोज किया था। ठीक है, लिंटन। तो ये सीपी का पार्ट हमें देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है एक, वो भी पार्ट इसी के अंतर्गत आता है चलन संबंधी विकार में। पार्किंसन रोग भी हमें देखने को इसी के संदर्भ में मिलता है, पार्किंसंस रोग भी। ठीक है, पार्किंसंस रोग भी हमें देखने को मिलता है। हड्डी, रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाना या बौनापन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भी चलन संबंधी विकृति को हम लोग शामिल कर लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है पैरों से, अगर आप दिव्यांग है तो उस प्रक्रिया में आप लोग कह सकते हो कि ये चलन संबंधी विकृति का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीपी का फुल फॉर्म क्या बताया है सर? सेरेब्रल पॉलिसी, प्रमस्तकीय पक्षाघात। प्रमस्तकीय, सेरेब्रल, हाँ सेरेब्रल पॉलिसी, या आप कह लीजिए प्रमस्तकीय पक्षाघात।
प्रमस्तिक पक्षाघात। प्रमस्तिकी पक्षाघात न्यूरोलॉजिकल इसे क्या होगा प्रॉब्लम। सर? पक्षाघात। हाँ, पक्षाघात है। सेरेब्रल पॉलिसी, पॉलिसी मतलब होता है पक्षाघात, है ना। सेरेब्रल पॉलिसी पॉलिसी है सर। पक्ष नहीं, पॉलिसी तो अलग होता है, तो नीति हो जाएगी। सब पॉलिसी का पार्ट। पालसी। हाँ, पॉलिसी PALSY, है ना। ठीक है, हाँ क्लियर। सर, और एमएस क्या होता है सर? ये मस्कुलर आपका स्क्लेरोसिस है, मस्कुलर स्क्लेरोसिस है, उस संदर्भ में इसका नाम लिया जाता है। और ये भी रीढ़ की हड्डी या तंत्रिका तंत्र में कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसमें ये देखने को मिलता है ना। ठीक है, और पार्किंसंस एक रोग होता है। ठीक है, ये पार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और भी डिसेबिलिटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। और डिसेबिलिटी में जाएंगे तो हमें मिलता है एक डिसेबिलिटी बौनापन। और बौनापन से आप सभी लोग भली भांति तरीके से जानते भी होंगे बौनापन होता क्या है। देखिए, छोटे कद का होना बौनापन दर्शाता है। बौनापन अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रोथ जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स में कमी होती है। सामान्य संबंधी विकार होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर की लंबाई सामान्य से कम होती है, तो उसको हम लोग बौनापन का नाम देते हैं। अब देखो, परीक्षा में एक बार सवाल बना था कि परीक्षा में कि बौनापन की लंबाई कितनी होगी। ये परीक्षा में एक बार सवाल बनाया भी गया था एग्जाम में। कितना होता है मालूम है किसी बच्चों को? भाई यूजीसी नेट सोशल वर्क का था, उसमें प्रश्न बनाया गया था बौनापन को लेकर, है ना। 4 फीट कर लिया आप, 4 यहाँ पे 4 फीट अगर मैं आपसे कहूँ तो 147 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में यदि आपसे पूछेगा तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, या तो 4 फीट का नाम आप देंगे, 4 फीट 10 इंच, 4 फीट 10 इंच। ठीक है, ये बौनापन का पेपर में सवाल आ चुका है। और यदि सेंटीमीटर में पूछेगा तो 147, और फिट और इंच में पूछेगा तो 4 फीट 10 इंच आप लोग लगा सकते हो। इसको बताया गया है कि ये बौनापन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जितनी जो व्यक्ति इतनी लंबाई का है, ठीक है, उस को बौनापन का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षमता, नाम बदला हुआ है, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा बौद्धिक अक्षमता के बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का पार्ट है ये, है ना। इंटेलेक्चुअल, इसको बौद्धिक अक्षमता बोला जाता है, या आप इसे बुद्धि कह लीजिए, या इसे आप मानसिक मंदता कह लीजिए। देखो, बौद्धिक विकलांगता या दिव्यांगता तब होती है जब उसकी मानसिक क्षमता में सीमाएं बुद्धि, सीखने और रोज़मर्रा के जीवन कौशलों को प्रभावित कर दे। डेली रूटीन की जो खाना पीना है, शौच करना है, वो बेसिकली प्रभावित हो जाए। सीखने में कोई चीज़ें, उसकी एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाए, वो पीछे रह जाए समझने में या किसी बात को एक्सप्रेस करने में, तो उस परिस्थिति में आप उसे बोल सकते हो कि ये बौद्धिक अक्षम व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट है। इसी डिसेबिलिटी को कई भागों में डिवाइड किया गया, जैसे एक होता है बॉर्डर लाइन, है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एक होता है बॉर्डर लाइन जिसकी 50 से 70 होती है IQ, और एक होता है माइल्ड जिसकी 30 से 50 होता है, 30 से 50 होता है, और एक होता है मॉडरेट जिसकी 20 से 30 होती है, और एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक सीवियर होता है, हाँ, जो 10 से 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, प्रोफाउंड 20 से कम या 20 से कम होता है प्रोफाउंड, 20 से 35 आपका सीवियर, 35 से 50 आपका, 50 से 70 आपका माइल्ड, 70 से 90 आपका बॉर्डर लाइन, और 90 से 110 आपका सामान्य। ये आपका सही है, ये आपका सामान्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 20 से कम अगर है। अच्छा, ये बताया किसके द्वारा गया है? AAMR के द्वारा बताया गया है। अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन सन 1983
में इसको जो है बताया गया था 1983 में इसको बताया गया था। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन 1983 में ये जो है कैटेगरीज बताई गई थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के, कि प्रोफाउंड होते हैं, सीवियर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, माइल्ड होते हैं, बॉर्डरलाइन होते हैं। जो प्रोफाउंड होते हैं बिस्तर पे होते हैं, इन ये टोटली किसी व्यक्ति पर निर्भर है, ये टोटली वो प्रोफाउंड वाले होते हैं, कुछ काम हम नहीं करते हैं। और जो सीवियर होते हैं ये कुछ हद तक एक्टिविटीज़ करते हैं या सीखने के उनको बट हेल्प के माध्यम से सीखते हैं, और हेल्प इनको बीच बीच में चाहिए सीवियर वाले को। मॉडरेट में हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपनी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और माइल्ड वाले भी जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट का पार्ट कहीं ना कहीं निभाते हैं, तो सीखने में सक्षम होते हैं। ये इनको लगभग 8 तक की जो है क्लास 8 तक की एजुकेशन दी जा सकती है माइल्ड वाले को। और ये जो है बॉर्डर लाइन के जो होते हैं इनको आप ना NIOS से भी फॉर्म भरवा के कर सकते हो, इग्नू से भी फॉर्म भरवा के जो है इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी इनसे करवा सकते हो, जो 70 से 90 वाले होते हैं बॉर्डर लाइन वाले। ये और सर PRO क्या है सर? प्रो वो क्या बताया सर? PRO 20 प्रोफाउंड अति गंभीर, गंभीर। और उसके बाद आता है आपका अल्प, अति अल्प और सामान्य लाइन या सीमा रेखा या सीमांत रेखा, बॉर्डर लाइन को। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर है। हाँ, आगे बढ़िए। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे मानसिक रोग के बारे में। मानसिक रोग यानी मेंटल इलनेस, है ना। मेंटल इलनेस विचार, मनोदशा, व्यवहार में गड़बड़ी का होना, है ना, ये दर्शाता है एक प्रकार से मानसिक रोग। मानसिक मंदता में मस्तिष्क का विकास अधूरा या रुका हुआ होता है ना। लेकिन यहाँ अगर आप ये कहें कि मानसिक बीमारी में ये वो चीज़ें होती है जैसे मैंने बताया ना, तेरे नाम की मूवी बताया था आपको, ठीक है। काउंसलिंग किया जाए, थेरेपी वगैरह दिया जाए तो इनका इलाज वगैरह किया जाए तो ये ठीक भी हो सकते हैं। ये इसमें जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट की बात करें अगर हम लोग, या आप लोगों से डिप्रेशन की बात करें या स्ट्रेस साइको की डिसऑर्डर की बात करें तो वो पार्ट आपका मेंटल इलनेस में आ सकता है, ठीक है, ये पार्ट बन सकता है। उसके बाद एक आता है ASD स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट होता है ये, है ना। और ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये विकासात्मक एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। ये एक प्रकार का विकासात्मक डिसऑर्डर होता है। इसमें शारीरिक, भाषाई, मानसिक, व्यवहारिक विकास में बाधा बेसिकली बनती है या बाधाएं इसमें डाली जाती है, या इस तरीके से वो पिछड़ा होता है एक प्रकार से, ठीक है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत इसमें कई टाइप का सिंड्रोम भी पाया जाता है। एक राइट सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, एक एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, ये भी देखने को मिलता है इस विकासात्मक मॉडल के अंतर्गत। तो ऑटिज्म वाले में आप कह सकते हो व्यक्ति स्वलीन होता है, सामाजिक रूप से पीछे होता है, भावनात्मक रूप से पीछे होता है, संज्ञानात्मक रूप से पीछे होता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है और वो इस विकार से प्रभावित हो जाता है। इसके लक्षण लगभग 2 साल के जो बच्चा होता है वो उभर जाता है, जीने के नीचे बैठ जाएगा अकेले में, इसका मतलब है कि स्वलीन है वो पार्ट में। वो अपने आप को क्या करता है, अलग करने की बात करता है, कोशिश करता है, अपने आप को अलग रहने की कोशिश करता है। एक होता है CP का मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी। अभी भी आप लोग मैंने बताया भी थोड़ा सा है सेरेब्रल पॉलिसी एक प्रकार से प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है और मस्तिष्क के विकास की जो शुरुआती चरण होता है ना, उसमें मस्तिष्क की क्षति हो जाती है और उस क्षति की वजह से बच्चा जो होता है सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार हो जाता है, सेरेब्रल पॉलिसीज का वो शिकार हो जाता है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का वो शिकार हो जाता है ना। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें मस्तिष्क की चोट की वजह से भी हो सकता है ना, मांसपेशियां नियंत्रण में ना हो, गड़बड़ी हो उसमें, तो उस पार्ट में भी हो सकता है। तो उसको चलने में किसी बर्तन, किसी चम्मच को या किसी और चीज़ को उठाने में
है ना, दिक्कत होती है उसको मांसपेशियां ऐंठन होती है ना, उसको मांसपेशियों की ऐंठन होती है। तो कई टाइप के इसमें होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, अटेक्सिया होता है ना, इसके कई टाइप्स होते हैं। स्पास्टिक होता है, एक डिसनेटिक होता है ना? ये कई टाइप के बेसिकली देखने को मिलता है। सेरेब्रल पॉलिसीज, प्रमस्तकी पक्षाघात, इसमें भी आपको बता दें कि एक मोनोप्लीजिया होता है, एक हेमीप्लीजिया होता है और एक क्वाड्रीप्लीजिया होता है। क्वाड्रीप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, क्वाड्रीप्लीजिया, पैराप्लीजिया एक होता है, पैराप्लीजिया होता है एक। ये कई टाइप, मतलब लगभग 5 टाइप के होते हैं। एक माइंड स्किप कर रहा है। होमोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, पैराप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि उसका ना एक हाथ या तो पैर प्रभावित होगा, या तो मान लीजिए वो एक हाथ से प्रभावित है या तो एक पैर से प्रभावित है। तो सर ये मोनो क्या नाम है सर इसका पूरा सर? मोनोप्लीजिया एक हाथ या तो एक पैर प्रभावित होगा। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि एक साइड का उसका हाथ या पैर दोनों हो जाता है, एक साइड का उसका हाथ और पैर दोनों होता है, या तो राइट हैंड वाला होगा या तो लेफ्ट हैंड वाला होगा। तो उस पार्ट में आप इसको हेमीप्लेजिया का पार्ट देंगे। क्वाड्रीप्लेजिया क्या होता है कि जो है उसका यहाँ पे ना कमर के नीचे का या तो दोनों पैर प्रभावित हो जाएंगे, या तो फिर आपका दोनों पैर प्रभावित होने के साथ साथ इसके कमर के ऊपर का जो हिस्सा होगा वो भी कोई ना कोई चीज़, अंग या कोई ना कोई पार्ट उसका जो है प्रभावित होगा, तो वो क्वाड्रीप्लेजिया का पार्ट होगा। एक होता है पैराप्लेजिया, और पैराप्लेजिया वो होता है जहाँ पे दोनों पैर बेसिकली क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो पैराप्लेजिया का पार्ट होता है। दोनों पैर उसका बेसिकली प्रभावित होता है तो उसको पैराप्लेजिया का नाम देते हैं, है ना। इसमें एक और होता है क्वाड्रीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, 5 प्रकार का होता है। माइंड से स्किप कर रहा है, लेकिन ये 4 मैंने आपको जो बताएं सही बताएं, याद आ जाएगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 टाइप के इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। सर हेमीप्लेजिया में सर एक हाथ और उसी साइड का पैर भी उसका प्रभावित होगा, बिल्कुल सही बात। वो पैराप्लेजिया का पार्ट होता है सर, या आपने वो हेमीप्लेजिया का पार्ट होता है ना, ये बात सत्य है, ठीक है। कुछ पूछना इसमें पूछ लो। डाइप्लीजिया होता है एक, डाइप्लीजिया होता है, DIPLEGIA, डाइप्लीजिया में क्या होता है कि इसका ना दोनों पैर रहेगा और दोनों हाथ रहेगा, दोनों पैर और दोनों हाथ, वो डाइप्लीजिया होगा। क्वाड्रीप्लेजिया में आपको मैंने बताया कमर के ऊपर कोई ना कोई हिस्सा प्रभावित होता है। कभी कभी आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण शरीर, क्वाड्रीप्लेजिया में संपूर्ण शरीर, ठीक है, डाइप्लेजिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाइप्लेजिया के अंतर्गत 5 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है भाई। अब तो क्लियर हो गया होगा, बताइए। जी सर। ओके, सर 5 वाला नंबर बता दीजिए, समझ में आया सर। क्वाड्रीप्लेजिया नहीं समझ में आया, डाइप्लीजिया नहीं समझ में आया। डाइप्लीजिया होता है दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित होता है, वो डाइप्लीजिया का पार्ट होता है सर। ओके सर, थैंक यू। है ना, डाइप्लीजिया का पार्ट होता है वो। चलो आगे देखेंगे अब हम लोग। सेरेब्रल पॉलिसी आपका यहाँ पे हो गया डन। एक आता है मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MD, इसको MD कहा जाता है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, ये देखो मांसपेशियों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पार्ट है, नाम से स्पष्ट हो जाता है हम लोगों को।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, या कमजोर करने और नुकसान पहुंचाने वाली जो बीमारी होती है वो होती है। खासकर जो व्हील चेयर वगैरह होते हैं ना, खास ज़्यादातर सीपी से ज़्यादा, सेरेब्रल पॉलिसी से ज़्यादा एमडी में देखने को मिलते हैं, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पार्ट होता है। ये एक प्रकार का अगर पूछा जाए कौन सा रोग है, तो इसको मेडिकल लाइन में न्यूरोमस्कुलर रोग कहा जाता है, मस्कुलर रोग कहा जाता है इसको। मांसपेशी दुर्विकास है ये एक प्रकार से, ये जीन के कारण भी हो सकता है। अगर कोई घर में अगर प्रभावित है इस तरीके से व्यक्ति, तो हो सकता है वो आपके बच्चे में भी देखने को मिल सकता है इस तरीके का। तो इसलिए आनुवांशिकता का विकार का एक समूह माना जाता है इसको, जीन का रीजन एक प्रकार से यहाँ पे मान सकते हो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत। अधिकांश जो प्रभावित लोग होते हैं 20 वर्ष की आयु तक ही, ये जो रहते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं वो 20 वर्ष तक ही लगभग जीवित रहते हैं, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं। अधिकांश प्रभावित लोग जितने भी लोग होते हैं वो 20 साल तक ही जीवित रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग किशोरावस्था तक जीवित रह सकते हैं, या मान लीजिए 30 वर्ष से अधिक भी हो सकते हैं, में भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिला वो 20 वर्ष तक ही मिला है ज़्यादातर, जो ऐसे लोग होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो प्रभावित होते हैं, है ना। मांसपेशियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं उनकी। उसके बाद आगे बात करते हैं पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां हैं ये। अब देखो ये तंत्रिका संबंधी विकार है आपका, अगर हम आपसे बात करते हैं इसके बारे में, तो ये तंत्रिका संबंधी विकार का पार्ट माना जाता है, जिसमें दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियों में जो लिया जाता है नाम, जैसे अल्जाइमर रोग हो गया, डिमेंशिया हो गया, इस तरीके का पार्ट इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अच्छा, अल्जाइमर रोग जानते हैं क्या होता है? अल्जाइमर बीमारी होती है, एक मानसिक क्रियाकलाप धीरे धीरे वहाँ पर बेसिकली खत्म हो जाता है। मस्तिष्क की जो बीमारी होती है, बिल्कुल, जो मस्तिष्क के सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब क्या होता है? ऊतक। जो मस्तिष्क के ऊतक होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होता है? क्षरण होने लगता है ना। इससे तंत्रिका जो बनाती है कोशिकाएं, वो बेसिकली नष्ट होने लग जाती है, वो क्या हो जाती है? नष्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में आप इसे यहाँ पे देखो, मानसिक स्थिति की जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है ना, इमेजिंग टेस्ट किया जाता है, कई टेस्ट होते हैं इसके लिए, ठीक है। इस प्रक्रिया में तो ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने बताया कि अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित लोगों का जो पार्ट देखने को मिलता है वो वृद्ध व्यक्तियों में बताया भी आपने कि 65 से अगर मान लीजिए ऊपर आयु है तो वो आपको 74% आपको लगभग 3%, अगर मान लीजिए एज जो है 65 से लेकर 74 के बीच की है तो उसमें लगभग 3% लोग जो है अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। और यदि मान लीजिए 75 से 85 के वर्ष की एज है तो उसमें लगभग 17% लोग जो हैं इस अल्जाइमर बीमारी से प्रभावित होते हैं। यदि आयु मान लीजिए 85 वर्ष प्लस है तो उसमें मान लीजिए 32% लोग क्या होते हैं? अल्जाइमर बीमारी से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अल्जाइमर बीमारी से वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो अल्जाइमर एक रोग है, परीक्षा में बार सवाल पूछा गया कि भाई ये किस में पाया जाता है, तो वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है, यह ऑप्शन में भी आया हुआ था। तो मैं चाहूँगा इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक डिमेंशिया एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धिता, बोलते हैं इसको जड़ बुद्धिता, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है इसे। डिमेंशिया एक रोग है, ये मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं ना उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी जो संवाद करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है। तो अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे प्रमुख कारण है। अल्जाइमर रोग जो होता है ना वो डिमेंशिया का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इसका नाम देखने को मिलता है। तो डिमेंशिया भी एक प्रकार से जड़ तंत्रिका के संदर्भ में है ना, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। अभी भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है पार्किंसंस रोग के बारे में। पार्किंसंस रोग क्या होता है जानते हैं आप लोग? शरीर में कपकपी, व्यक्ति के शरीर में कपकपी, है ना, जो ढलती उम्र होती है, ढलती उम्र में तंत्रिका, जो तंत्रिका होती है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो जब प्रभावित होता है तो उसके कारण से बेसिकली आप कह सकते हो कि पार्किंसंस रोग है, या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत रखा भी गया है।
और इसमें व्यक्ति के शरीर में कपकपी, ऐंठन, असंतुलन बनना, परेशानी होना, है ना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है उस पार्किंसंस रोग में। गति का धीमा हो जाना, हाथ पैर, जबड़े, सिर इत्यादि में कंपन होना, मांसपेशियों में अकड़न का होना, अवसाद का होना, चेहरे पे गतिविधियाँ जो है एक प्रकार से झपकाना या मुस्कुराना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, है ना। एक यूनिक बिहेवियर को दर्शाता है ये पार्किंसंस रोग, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं आप डिस्टोनिया आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार का वो बीमारी है, वो डिजीज़ है जो पीड़ित लोग होते हैं वो असामान्य मुद्रा और बार बार लगातार घुमावदार हरकतों का अनुभव करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, आप देखते हैं बहुत हैबिट बन जाती है, पल के झपकाना, गर्दन इधर उधर करना, है ना, इस तरीके के एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, उसका नाम दिया गया है डिस्टोनिया, है ना। तो बार बार या लगातार घुमावदार हरकतों का जो अनुभव करता है, जो दर्दनाक हो सकता है, दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब बहुत लोगों को हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, तो परीक्षा में अगर सवाल पूछे कि डिस्टोनिया क्या विकलांगता है, दिव्यांगता है, तो डिस्टोनिया एक विकार है जो आपके ना चाहते हुए भी आपकी मांसपेशियों को कसने के कारण बन जाता है, वो डिस्टोनिया का पार्ट बन जाता है। और मांसपेशी से संबंधित डिजीज़ है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, मांसपेशी से संबंधित ये डिजीज़ है, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रगतिशील बीमारी होती है, इसको लू गेहुआ रोग कहा जाता है, या डिस्टोनिया जो है इसमें एज फैक्टर भी होता है क्या कुछ? डिस्टोनिया में नहीं एज फैक्टर कुछ नहीं होता है, एज फैक्टर नहीं होता। आप उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे किशोरावस्था के बाद से बात करते हैं ना, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है बहुत लोगों में किशोरावस्था के बाद से, और ये हमेशा जो है चीज़ें लंबे समय तक की बन सकती है। यहाँ पे आप देखिए एक ALS है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ALS के बारे में, तो यह एक प्रकार का एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इम्यूनोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS। ये इसी को ना लू गेहरिन, इसी को क्या बोला जाता है, लू गेहरिंग रोग इसको कहा जाता है हिंदी में, और इसे ALS के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का डीजनरेटिव एक रोग है, ये है ना, एक प्रकार का न्यूरो जनरेटिव रोग है, ये है ना, ये एक प्रकार का रोग है। तो मस्तिष्क की इसमें अगर हम बात करें, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स की प्रगति की जो होती है वो हानि हो जाती है, उसका बेसिकली क्या होती है, हानि हो जाती है। बेसिकली लू गेहरिन एक विद्वान का नाम है ना, जो इस बीमारी का पता लगाया था सन 1939 में, और अपने नाम पर ये बेसिकली बीमारी का नाम भी रख दिया। सर ये डीजेनरेटिव का थोड़ा सा बताइए। डीजनरेटिव जी, देखिए सर, ये ना एक ये जो न्यूरो डिजनरेटिव है ना, यही ALS विकार है, यही उस विकार का नाम दिया गया है कि यह एक प्रकार का जो है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है विकार है, और उसका नाम दिया न्यूरो डिजनरेटिव विकार, क्योंकि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की, मस्तिष्क की और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं बेसिकली प्रभावित होती हैं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, न्यूरॉन्स जानते हो आप लोग, न्यूरॉन्स, बॉडी में न्यूरॉन्स पाया जाता है, पता है?
जो बायो पढ़े होंगे उनको जी, मालूम जी। होगा, एक न्यूरॉन्स होता है। ये न्यूरॉन्स क्या करता है, इंडिकेट करता है आपको, आपको पैर में चोट लगी, पैर में चोट लगी और आपको मस्तिष्क तक लेके गई वो सूचना कि पैर में दर्द हो रहा है, चोट लगी है। तो आपका हाथ उस चोट पे तुरंत और आपकी नज़र उस चोट पे तुरंत पहुंच जाती है। जैसे ही कोई पिन, अगर कोई आपके शरीर में पिन लगाता है या कुछ करता है, कोई एक्टिविटी आपके साथ करता है अन्य पर्सन, तो तुरंत आपको मस्तिष्क के पास भेजता है और मस्तिष्क तुरंत उस जगह पे जहां आपकी बॉडीज में पेन हुआ है, तुरंत वहां पे आपके हाथ पहुंच जाते हैं। किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। कारण क्या था? वहां पे न्यूरॉन्स था। उसी न्यूरॉन्स में क्या आ जाती है? विकृति आ जाती है। वो न्यूरॉन्स आपका प्रभावित हो जाता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया कि अगर वो प्रभावित हो रहा है तो उसका नाम है ALS, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, जहां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं जो होती हैं वो हो जाती हैं प्रभावित, है ना, वो हो जाती हैं प्रभावित। इसका नाम दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अगले पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए एक और डिजीज का पार्ट हमें देखने को मिलता है, वो है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन या हंटिंगटन का नाम हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का डिजीज है, बीमारी आप कह लीजिए इसे एक प्रकार के, है ना, हंटिंगटन की बीमारी कह सकते हो, है ना। ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। अच्छा, ये बीमारी आपको बता दूं मैं, एक अनुवांशिक बीमारी है। ये ऑटोसोमल होता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, वंशानुगत होता है यहाँ पे बीमारियाँ। अगर कोई बीमारी है आपके अंदर, वो बीमारी आपके बच्चों में अगर पहुँच गई है तो उस पार्ट के संदर्भ में दर्शाया जाता है कि ये रोग देखने को मिलता है इसके संदर्भ में, है ना, इसके संदर्भ में। इसके सिम्टम अगर हम बताएं आपको, इसके सिम्टम जो होते हैं, मांसपेशियां संबंधी अनचाही हरकतें होना, तालमेल बैठाने में समस्या का होना, मांसपेशियों में ऐंठन का होना, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा देता है ये एक प्रकार से, है ना। कोई एक्टिविटी करोगे धीमी गति से करोगे, कोई एक्टिविटी याद करने की कोशिश करोगे वो भूलने की पार्ट हो जाए। नहीं होता है, बहुत लोग नहीं कहते हमारे अंदर भूलने की बीमारी है। जो भूलने की बीमारी बोलते हैं ना, वो बेसिकली हंटिंगटन डिसीज होता है। उसको इस तरीके से अगर बोला जाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि आपने यहाँ पर इस डिजीज या इस बीमारी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का सिम्टम है। तालमेल बैठाने में, मांसपेशियां गतिविधि करने में निम्न दर्शाती है या धीमा गति दर्शाती है, भूलने की बीमारी, सोचने और समझने में आपको कठिनाई हो जाना, किसी क्रिया में शुद्ध बुद्ध हो जाना, खो जाना। टीवी देखते देखते रहो, बाहर बगल में आपकी कौन सी एक्टिविटी हो रही, बहुत लोग बड़े ध्यान से टीवी देखते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बगल एक्टिविटी क्या हो रही है उसको पता ही नहीं चलता है। तो पार्ट आप कह सकते हो हंटिंगटन डिजीज है, उसके अंतर्गत ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता तंत्रिका पेशीय बीमारी, एक होता तंत्रिका पेशी बीमारी। ये तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी होती है ना। यहाँ पर आप यहाँ पे ये चीज़ें कह सकते हो, तंत्रिका तंत्र से चलने संबंधी विकार, संतुलन बनाने में विकार, इस तरीके की प्रॉब्लम जो आ जाती है वो तंत्रिका पेशी बीमारी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पार्ट हमें देखने को मिलता है। तंत्रिकाओं का कड़ा होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तंत्रिका जो होती है वो टाइट हो जाती हैं, है ना। वैज्ञानिकों ने अभी तक अगर हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो पता लगाया है, उन्होंने कहा है कि शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं ना उसमें सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाएगी ना तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में हमें क्या हो जाता है, धीमापन देखने को मिलता है, धीमापन देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। एक होता है मिर्गी, मिर्गी मतलब एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी इसको बोला जाता है, एक दौरा पड़ना या फिट्स पड़ना, आप इसको बोल सकते हैं मिर्गी, है ना। ये मस्तिष्क की क्षति पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ के कारण हो सकती है, चोट लगने से भी हो सकता है, स्ट्रोक या संक्रमण से भी हो सकता है, वो मिर्गी का पार्ट है। बार बार होने वाले जो दौरे पड़ते हैं ना, वो एपिलेप्सी का पार्ट दर्शाता है। मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो अनियंत्रित हो जाती हैं, तो वहाँ पे उसे एपिलेप्सी हो जाती है। तो ये देखो, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोशिकाओं को अनियंत्रित होना, कोशिकाएं को अनियंत्रित होना,
तो साइंस में आप ये बातें कह सकते हो कि जो इंसान देवी देवताओं के सामने नहीं झूमते हैं, तो उस प्रक्रिया में आप नाम ले सकते हो कि सेल कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, वो अनियंत्रित हो जा रहे हैं, इसलिए व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है और वहाँ पर उसे फील नहीं चलता, उसे पता नहीं चलता है, वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, या अपने पैर को चलाना, पूरी बॉडीज़ को चलाना, सिर को चलाना जो होता है वो कहीं ना कहीं तंत्रिका प्रभावित करती है ना। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं का जो होता है अनियंत्रित का होना, वो दर्शाती है एक प्रकार का एपिलेप्सी का डिजीज या सीजर या फीट्स, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है आघात। ये सेरेब्रल पॉलिसी का ही पार्ट है स्ट्रोक। और जब सेरेब्रल पॉलिसी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को ना स्ट्रोक, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये मस्तिष्क के संदर्भ में विकार है। तो मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन है ना नहीं मिल पाता है। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पे स्ट्रोक जैसी बीमारी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट हमें देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चर्चा करते हैं। देखो यूजीसी नेट की भी क्लास इसी के दौरान मैं चला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई, इसी के संदर्भ में। और नेट में भी मैंने आप लोगों को ये दिया था क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक आता है आपके सामने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है डिसलेक्सिया, डिसकैकुलिया, है कि नहीं, अफेजिया, डिसग्राफिया, डिमेसिया, है ना, इस तरीके का वर्ड पढ़ा है, जिसे सुनने, सोचने, है ना, बोलने, लिखने, गणना करने इत्यादि संबंधित अगर किसी प्रकार की उससे प्रॉब्लम्स हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक प्रकार का स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। एक आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पार्ट आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये देखो क्या होता है, तंत्रिकाओं का कड़ा हो जाना। तंत्र का अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी कि स्क्लेरोसिस में मनोवैज्ञानिकों ने अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता चुके हैं वो लोग कि शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो मस्तिष्क और मेरुदंड यहाँ पे शामिल हो जाता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में। तो इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम हम लोग देते हैं। एक होता है वाणी और भाषा संबंधी विकार। आप कह सकते हो स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर जो होता है या डिसेबिलिटीज़ जो पाई जाती है, वो भी एक प्रकार के RPWD एक्ट के थ्रू रखा गया है। ठीक है, अब बोलने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उस संदर्भ में आप लोग कह सकते हो कि भाई स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का पार्ट है ये। ठीक है, ठीक है, तो उस संदर्भ में आप लोग इसका नाम दे सकते हो कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को या व्यक्ति के बोलने की क्षमता और भाषा का कौशल दोनों प्रभावित हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो। बोलने से संबंध में और भाषा के संदर्भ में अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसका आप बोल सकते हो स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर। एक होता है थैलीसीमिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। IMP जितना रक्त वाला है उसको एक साइड में लिखिएगा आप लोग अपने कॉपी पर, रक्त का एक साइड बना लीजिए रक्त के संदर्भ में। अब यहाँ से थोड़ा सा रक्त का संबंध है, पेपर में सवाल पूछा गया था एक बार कि बताइए निम्न में से रक्त संबंधी कौन सा रोग है, ऐसे पेपर में सवाल पूछा गया था। तो एक थैलेसीमिया है ये जो थैलेसीमिया है ये एक बीमारी तो है, लेकिन पीड़ित लोगों के उम्र बढ़ने के साथ साथ इस चीज़ को हमें देखने को मिलता है। इस थैलेसीमिया के कारण होने वाली एनीमिया के कारण शरीर भोजन से संबंधित जो आयरन होता है या अवशोषित करने की क्रियाओं में वो चीज़ें दिखाने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि यह एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार होता है, अनुवांशिक रक्त विकार होता है, और शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि थैलेसीमिया से व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें एक शब्द देखिए एनीमिया है। एनीमिया का जो मतलब होता है वो होता है रक्त अल्पता या खून की कमी, खून की कमी एनीमिया। तो परीक्षा में सवाल पूछता है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। ये पेपर में एक बार सवाल आया भी चुका है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे एनीमिया को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगला आता है यहाँ पे दूसरा, देखो खून से संबंधित डिजीज़ या विकार। आप ये कह सकते हो कि जो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसको पैतृक रक्तस्राव कहते हैं हम लोग, रक्तस्राव कहते हैं जो है हिंदी में, पैतृक रक्तस्राव होमोफीलिया को। देखो इसमें क्या होता है
होमोफिलिया में एक गंभीर बीमारी होती है, और हेमोफिलिया वाले लोगों को चोट लगने पर ना ज़्यादा आसानी से खून बहने लगता है। उन्हें बिना किसी अस्पष्ट के कारण ही खून वो बेसिकली बहता रहता है, यानी स्राव होता रहता है। रक्त का स्राव होना, आप ये कह सकते हैं कि ये होमोफिलिया का पार्ट है। तो जिसके कारण रक्त में धक्के बनने वाले प्रोटीन की कमी होती है, और इसी प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर जल्दी रुकता नहीं है, ठीक है। और महिलाएं होमोफिलिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं, ठीक है, महिलाएं, और पुरुषों में अधिक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उन्हें आनुवांशिक विकार अपनी माँ से ही मिलता है। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी जल्द ही बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है उसमें, ठीक है। यक्स और XY दोनों में किस तरीके से चीज़ें, कॉम्बिनेशन आपको एक बार बताऊंगा मैं। एक आता है स्केल सेल डिजीज़ होता है, ये भी एक प्रकार की डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जो रखा गया है ना। सिकल सेल्स रक्त अल्पता, अब ये भी रक्त से संबंधित है। देखिए तीसरा रक्त के संबंध में, तो तीन डिजीज़ याद रखिएगा, खून से संबंधित है, ब्लड से। तो सिकल सेल्स रक्त अल्पता इसको कहा जाता है। ये अनुवांशिक भिन्नता या माता पिता से बच्चों में बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार से ट्रांसफ़र या है ना, ट्रांसफ़र मतलब परिवर्तन के कारण बेसिकली देखने को मिलता है। आपने RBC का नाम सुना होगा, RBC रेड ब्लड सेल है। हाँ, तो ये जीन जो होता है जिसे होमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है, और लाल रक्त कोशिकाओं पर ये जो अणु वगैरह बनता है, वो अणु बेसिकली ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन वगैरह ले जाने में मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिकल सेल्स रोग जो होता है रक्त विकारों का एक समूह है, जिसमें रक्त कोशिकाएं सिकल सेल्स जैसे सामान्य आकार की हो सकती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं। यही विकृति लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की क्षमता को कम कर देती है। देखो यहाँ मैंने भी आपको बता ही रहा था, ऑक्सीजन को पहुंचाने में कम कर देती है। तो उस प्रकार में ये सिकल सेल्स, अब परीक्षा में एक बार ये भी सवाल पूछा गया कि बताइए कौन सा अनुवांशिक बीमारी है, तो सिकल सेल्स पेपर में आया था, अनुवांशिक बीमारी का पार्ट है ये, है ना। एक प्रकार से अनुवांशिक है, अनुवांशिक का मतलब किसी से लिया हुआ है ना, माता पिता में रहा होगा या दादा दादी में रहा होगा, वहाँ से ये चीज़ें जो है बीमारी उभर के सामने आई है, सिकल सेल्स, ठीक है। सिकल सेल्स की डिजीज़, ठीक है, माता पिता में हो सकता है, ठीक है, में भी हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। आप ऐसा ही मत करिएगा कि होता ही है। एक होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, है ना, बहुविकलांगता का पार्ट होता है। बहुविकलांगता में आप HI और दृष्टिहीनता को शामिल करेंगे तो वो कहलाता है एक प्रकार का मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब बहरेपन या दृष्टिबाधित को रख लीजिए तो आप उनको शामिल कर दीजिए, दोनों को मिला के बोलिए तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो जाता है। एक होता है तेजाब हमले से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, तेजाब हमले से, जो तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को भी RPWD एक्ट के थ्रू रखा गया है। अच्छा, ये होता क्या है, शारीरिक रूप से वो विकलांग हो जाता है और सामाजिक रूप से उसका जीवन जो होता है प्रभावित भी हो जाता है। तेजाब हमले से पीड़ितों के लिए कानून में विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं, है ना, उनके लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई है कि तेजाब हमले से, एसिड अटैक से अगर प्रश्न बनता है सवाल, तब भी आप कहेंगे RPWD एक्ट का पार्ट रहा है। पार्किंसंस रोग अभी हम लोगों ने देखा भी है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी भी की है पार्किंसंस रोग के बारे में, है ना। पार्किंसंस रोग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अभी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। हाथ पैर कांपने लगता है सर इसमें। बिल्कुल, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो कि कंपन करना, मांसपेशियों में अकड़न आना, गति धीमी हो जाना, मुद्रा में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, वो पार्ट इसमें देखने को मिलता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, वो आपका पार्किंसंस रोग का पार्ट होता है। आमतौर पर 65 वर्ष की आयु के आसपास ये रोग होता है। मैंने भी परसेंटेज के ऊपर भी दर्शाया है, 3% लोग 65 + 74, 74, ठीक है। तो ये था आप लोगों का RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, ये कुल टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों को PDF में भी मिल जाएंगे, 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़। सर जी बताएं सर, या मैं ऐसे वाला सर एग्जाम होने कब तक है KGMC अभी वाला? MSSO का एग्जाम का सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मई जून में जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई अप्रैल में होगा। हमें जहाँ तक लगता है कि अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। क्या हम लोगों ने 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है? बताओ तो आगे बढ़ता हूँ।
21 प्रकार की डिसेबिलिटीज। बताओ तो सही एक बार, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज क्लियर हो गई आपको कि नहीं हो गई? अभी नहीं सर। अभी नहीं हो गए? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको बताइए। सर एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, चलो फिर से एक बार देख लो। अगर 21 प्रकार की डिसेबिलिटी पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, मैं ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ केवल, और क्योंकि डीप में पढ़ा चुका हूँ, इस पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। आप इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एक बार दोबारा से। इस चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस नाम से स्पष्ट आपको कर देता है कि वो व्यक्ति देखने में असमर्थ है, इसलिए वो ब्लाइंडनेस है। पूर्ण रूप से वो दृष्टिबाधित है, देखने में उसको प्रॉब्लम है। यहाँ पर लो विजन है। लो विजन का मतलब क्या होता है? अल्प दृष्टिबाधित। यहाँ पर आप ये कह लीजिए कि जब 60 वर्ष से व्यक्ति हो जाता है तो उसकी आँखों का जो आँखों से कम दिखाई देने लगता है कि नहीं। तो इस स्थिति में रंगों की पहचान करने में भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कलर आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अल्प दृष्टिबाधित है, लेकिन देखता भी है, ऐसी बात नहीं देखता है, लेकिन अल्प दृष्टिबाधित है, वो लो विजन का पार्ट है वो। ठीक है, लेप्रोसी कर्व एक पर्सन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कुष्ठ निवारण रोग बोलते हैं। और कुष्ठ निवारण रोग को बेसिकली हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं सर, वो विकृति हो जाती है। देखो इसकी उंगलियां, देखो यहाँ पर विकृति हो गई हैं उनकी उंगलियां। ठीक है, तो टेढ़ापन हो जाता है। शरीर की जो त्वचा होते हैं वो रंगहीन हो जाती हैं। त्वचा क्या हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। हाथ और पैर की उंगलियां क्या हो जाती हैं? सुन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सुन्न हो जाती है। लेप्रोसी का पार्ट होता है। ये कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है श्रवण बाधित। श्रवण बाधित का मतलब सीधा सीधा होता है सुनने में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहा जा रहा है। उसको सुनने के संदर्भ में कोई ना कोई विकृति हो रही है, इसलिए उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के संदर्भ में। ठीक है, सुनने के संदर्भ में। अब इसकी जो जांच होती है वो डीबी से होती है, डीबी से होती है, डेसिबल से इसकी जांच होती है। ठीक है, ये जरूर बात ध्यान रखें। सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको किसी बात को ऊंचा सुन रहा है, किसी बात को नीचा सुन रहा है या कम सुन रहा है। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति जब हो जाता है, धीरे धीरे 60 प्लस हो जाता है, तो उनको कानों से कम सुनाई देता है, तो उस श्रवण बाधित के अंतर्गत उनको भी शामिल आप कर सकते हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप देख रहे हो, ये व्यक्ति जो है बेसिकली किसी के सहारे चल रहा है, व्हील चेयर लेकर या आपका बैसाखी लेकर चल रहा है, तो उस संदर्भ में आप कह सकते हो कि ये चलन संबंधी विकार है, एक प्रकार से इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा गया है। एक अगर हम बात करते हैं डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म का मतलब होता है बौनापन। नाम से स्पष्ट है, अभी अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी किया है, देखा भी है कि अगर 147 सेंटीमीटर का व्यक्ति अगर कोई है तो वो बौनापन से प्रभावित, जैसे ये दोनों हो सकते हैं। अगर 4 फीट और 10 इंच की अगर हम बात करता हूँ, 10 इंच की बात करता हूँ, तो इस प्रक्रिया में भी आप लोग कह सकते हो कि ये व्यक्ति जो है बौनापन से प्रभावित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बौनापन के संदर्भ में ध्यान रखना है कि 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर जिस व्यक्ति का कद क्या हो, कम हो, उसको डॉर्फिज्म या बौनापन कहा जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बारे में, जो व्यक्ति किसी बात को सुनने, समझने और उसको एक्सप्रेस करने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का पार्ट होता है। उसको मंद बुद्धि पहले कहा जाता था। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। एक होता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये देखो दशा होती है। दशा मतलब कंडीशन होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ये होती है दशा, ये जन्मजात पाया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें केवल इसके व्यवहार को हम बदलाव कर सकते हैं, ये पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन एक मेंटल इलनेस होता है। मेंटल इलनेस का मतलब होता है मानसिक बीमारी। मेंटल इलनेस का मतलब होता है मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता। अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बात करता है, मतिभ्रम में रहता है, व्यसन करता है, गुमसुम रहता है, इस तरीके का व्यवहार करता है। तेरे नाम की मूवी भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो रिप्रेजेंट भी करता है आपको मेंटल इलनेस को। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होता है स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है कि स्वलीन व्यक्ति। ऑटिज्म का मतलब सीधा सीधा समझिए केवल स्वलीन से। किससे लेंगे आप लोग इस बात को?
स्वलीन से लेंगे, ऑटिज्म से। किसी कार्य को ना केंद्रित करने में उसको कठिनाई होती है, कोई कार्य बहुत ध्यानपूर्वक नहीं करता, अटेंशन में बेसिकली क्या होती है, उसको प्रॉब्लम्स होती है। आँख को मिलाकर बात नहीं करता, आँख को मिलाकर वो बात नहीं करता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। गुमसुम रहता है ये, ठीक है। इस प्रक्रिया में भी यह पार्ट जो हमें देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से ऑटिज्म व्यक्ति कहलाता है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेरेब्रल पॉलिसीज होती है, ये कई टाइप की होती है, मैंने अभी पैराप्लेजिया वगैरह के रूप में बताया भी आप लोगों को, प्रमस्तिष्क पक्षाघात। इसको पैरों में जकड़न हो जाएगी, चलने में कठिनाई होगी, हाथ से काम करने में उसको प्रॉब्लम्स होगी, उसको सेरेब्रल पॉलिसी का नाम हम लोग देंगे, वो सेरेब्रल पॉलिसी का पार्ट होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मांसपेशियों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एक प्रकार से क्षति पहुँच रही है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग उसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ जाए, विकृति आ जाए, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम दे दीजिएगा। एक होता है क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, ये तंत्रिका तंत्र को सीधा सीधा क्या करता है, प्रभावित करता है। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ा भी रहा था, इसके बारे में बताया भी था कि जहाँ तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी, उसको जब प्रभावित करता है तो उस क्रिया में ये आपका क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस दर्शाता है, ये डिजीज या एक बीमारी। एक आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज़, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, अफेजिया, इस तरीके का आपको अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया है। तो वह स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को संदर्भ में दर्शाता है। आप अगर कैट नहीं पढ़ पा रहे हो सही से, या 21 को आप 12 लिख रहे हो इस परिपेक्ष में, तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। मल्टीपल एक स्क्लेरोसिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब जानते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती है, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को समन्वय ना बना पाना, माइंड को और रीढ़ की हड्डी में कोऑर्डिनेशन ना बन पाना, तालमेल ना बन पाना, उस परिस्थिति को हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम देंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर बोलने में और उसको प्रॉब्लम है भाषा संबंध में, तो वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। इसमें साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसमें साइन लैंग्वेज के माध्यम से इन बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। क्या हो गया भाई, एक होता है थैलेसीमिया, म्यूट रहिए। एक होता है थैलेसीमिया जो खून में होमोग्लोबिन की कमी आ जाए, विकृति आ जाए, खून मतलब खून में क्या होता है, होमोग्लोबिन होता है, और उस होमोग्लोबिन में क्या आ जाए, विकृति आ जाए। तो जब उसमें विकृति आ जाएगी या खून की मात्रा कम हो जाएगी, तब आप क्या नाम दे दोगे, थैलेसीमिया का नाम दे दोगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना सारी चीज़ें। उसके बाद एक आता है खून से दूसरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो, बताइए क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नाम तो बताओ। हेमोफीलिया। होमोफिलिया। होमोफीलिया यानी चोट लगने पर अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाना। चोट लगेगी तो अत्यधिक रक्त का जब स्राव होगा, तो उस संदर्भ में हम लोग उसको होमोफीलिया का नाम देंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक होता है सिकल सेल्स डिजीज़ होता है। सिकल सेल्स डिजीज़ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही हो है कि खून की भी ये भी कमी है, और एक प्रकार का मैं बताऊं कि खून की अत्यधिक कमी बताना, अत्यधिक कमी को बताना। और होमोग्लोबिन में कमी होगी तो वो दूसरा पार्ट बनेगा, ठीक है, और रक्तस्राव का होना तो वो दूसरा पार्ट बनेगा। और अत्यधिक खून की कमी होना या खून की कमी से शरीर के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उस प्रकार से आप ये कह सकते हो सिकल सेल्स की डिजीज़ है वो। एक होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसमें क्या होता है कि एक बीमारी के साथ एक और बीमारी जोड़ दो। तो जैसे HI है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ MI कर दो, मेंटल इलनेस कर दो, तो वो हियरिंग मल्टीपल हो गया, तो उसको मल्टीपल डिजीज़ का नाम दिया गया है। एक एसिड अटैक डिजीज़ का पार्ट हमें देखने को मिलता है। एसिड अटैक मतलब शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से ना वो व्यक्ति जो है असामान्य रूप से क्या हो गया, वहाँ पे प्रभावित हो गया, ठीक है। तो उस परिस्थिति में इसको एसिड अटैक या तेजाब हमला पीड़ित व्यक्ति के नाम से आप जान सकते हो इस प्रक्रिया में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्किंसंस रोग के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने अभी आपको बताया भी है पार्किंसंस रोग के बारे में, ठीक है। हाथ पाँव की मांसपेशियां में जकड़न हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, जकड़न हो जाती है इसमें, और तंत्रिका तंत्र के संबंधी जो है कठिनाइयाँ हो जाती है। तंत्रिका तंत्र संबंध में क्या हो जाती है, कठिनाइयाँ हो जाती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो जाती हैं 21 टाइप की डिसेबिलिटीज। ठीक है, आप तो समझ में आ गया होगा 21 टाइप की। बताओ कि अभी भी कोई दिक्कत आ गई? हाँ जी बोलो, अभी भी समझ? जी सर क्लियर है। सर एक ऑटिज्म मुझे ना समझ में नहीं आया, एक बार समझा दीजिए प्लीज। ऑटिज्म में क्या होता है मैडम, वो समाज की जो भी गतिविधियां होंगी, जैसे समाज में ना कोई व्यक्ति, हम जैसे क्या कर रहे हैं, अब हम सब हैं समाज में ना मनोरंजनात्मक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ या ग्रुप में या कम्युनिटी में हम क्या कर रहे हैं, चेयर म्यूजिक चेयर गेम खेला है, म्यूजिक चेयर गेम। हाँ जी सर खेला है। तो म्यूजिक चेयर गेम खेलना है। वेलकम मूवी में खेलते हैं सर। किसमें सर? वेलकम में सर, जिसमें उसको उठा के फेंक देते हैं सर, जो लास्ट में। अरे स्कूलों में भी आज भी होता है, स्कूलों में खेला जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब उस क्रिया में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये गेम नहीं खेलना चाहता है, ये क्या करता है, अलग रहता है। ठीक है, ये व्यक्ति लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता है, ये व्यक्ति लोगों की बात सुनना नहीं चाहता है, ये व्यक्ति जो है लोगों की जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भाग ही नहीं लेना चाहता है। समझ रही हूँ मैम? ये व्यक्ति जो है समाज से अलग होना चाहता है, अपनी दुनिया बनाना चाहता है, ये व्यक्ति अलग इसकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, स्वलीन होता है, ये किसी एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी नहीं देता है। ये क्या होता है, एक्टिविटी। ऐसे व्यक्ति जो बच्चे होते हैं बेसिकली हाइपर होते हैं, एक्टिविटी अटेंशन ना देने के साथ साथ बड़ा हाइपर भी होते हैं। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी भी करते रहते हैं ऐसे बच्चे, ऑटिज्म वाले। तो ये तारे जमीन में था सर ये। हाँ, तारे ज़मीन में है। अब देखो वही है ना कि अब उसको पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, अटेंशन देता नहीं था वो, है कि नहीं? उसके लिए आमिर खान ने एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया जाता है ना, एक स्पेशल एजुकेटर कह लीजिए या एक सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, उसके रूप में वो नियुक्त होता है और फिर उसको जो है एक छोटे छोटे टास्क के माध्यम से, कार्य विश्लेषण के माध्यम से उसको सिखाता है। तो वो एक दिन क्या करता है, ड्राइंग, उसको देखता है कि उसको ड्राइंग करना बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, तो वो जो है ड्राइंग करना सीखता है और एक बार वो लास्ट में क्या करता है, एक कॉम्पिटिशन होता है और उस कॉम्पिटिशन में कलरिंग का पार्ट रखा जाता है और एक बुक निकालता है और उसको कवर पेज के रूप में उसकी जो ड्राइंग करता है उसे कवर पेज के रूप में घोषित करता है और प्रकाशित किया जाता है उसको, है ना। इस तरीके से तारे ज़मीन मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी होती है। डिसेबल बच्चा अगर है तो इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उस बच्चे के अंदर एक एबिलिटी होती है। कोई भी अगर 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, उनमें आप किसी भी बच्चे को उठा कर देख लो, मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि हर एक बच्चे के अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है। सर उसमें स्किलफुल होते हैं वो, मोस्टली मैंने देखा है वो स्किलफुल ही होते हैं, जो विकलांग या डिसेबिलिटीज टाइप के होते हैं। हाँ, वो स्किलफुल ही होते हैं मोस्टली, 99% मैंने देखा है। बिल्कुल 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 होते हैं, 99 का 100% होते हैं सर, है ना, बिल्कुल होते हैं स्किलफुल। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। ठीक है, ज़्यादा मैं भी बोल दिया हूँ, है ना। ठीक है, हाँ, कल क्लास करेंगे इसी के आगे। ठीक है, और भी चीज़ें पढ़ेंगे।